आज हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नदीम सर हैं। वेलकम सर। आज हम इनसे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानेंगे। सर, क्या आप बता सकते हैं कि मतलब बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस क्या है और ये कैसे कैटल से ह्यूमंस में फैल सकता है, कैसे स्प्रेड हो सकता है? जी, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस जो है ये कैटल में पाई जाती है ज्यादातर, और इसमें जो है एक क्रोनिक डिजीज है जो यूजुअली एक बैक्टीरिया है जिसको माइक्रोबैक्टीरियम बोइस भी बोलते हैं, तो उसकी वजह से होता है। तो यूजुअली ये पाया जाता है, कैटल इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ साथ गुड्स में भी हो सकता है या कैट्स डियर में भी हो सकता है, तो रियरली डॉग्स में भी होता है। तो चूंकि मैंने बताया ये क्रोनिक इन्फेक्शन होता है और इसमें यूजुअली इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग होती है एनिमल की, और लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। तो जहां तक इसके दूसरा क्वेश्चन पार्ट आपके इसका क्वेश्चन का है कि ये कैसे फैलता है फ्रॉम दिस एनिमल्स टू ह्यूमंस, तो वो जो होते हैं ये, चूंकि ये इन्फेक्शन होता है ये एरोसोल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। तो जहां भी वो जो क्लोज एसोसिएशन में लोग होते हैं, जैसे फार्मर्स होते हैं या वेटेरियंस होते हैं या स्लॉटर हाउस में जो होते हैं, वो इन एसोसिएशन क्लोज एसोसिएशन ट्रेनिंग्स काम करते हैं, तो उनमें ज्यादा ये चांसेस रहता है फैलने का। तो साथ ही साथ अगर हम देखें अनपास्चराइज्ड मिल्क जो है उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम दिस एनिमल्स टू ह्यूमन। मतलब जानना चाहते हैं जैसे पुअर वेंटिलेशन, आजकल हम वेंटिलेशन की बात करते हैं, तो ये पुअर वेंटिलेशन, ये क्लोज कॉन्टैक्ट और ये अनवॉइड मिल्क, ये कैसे मतलब रिस्क बढ़ाते हैं इन्फेक्शन का? जी, जैसे मैंने पहले बताया, ये इन्फेक्शन है ये फैलता है, जैसे मेनली जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जो एरोसोल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बैक्टीरिया एरोसोल में ट्रांसमिट हो जाता है, रेस्पिरेटरी रूट से ये ट्रांसमिट होता है। तो जब ओवरली वेंटिलेटेड कोई स्पेस होती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये बैक्टीरिया ज्यादा देर उस एरोसोल में रह पाता है, ड्रॉपलेट में रह पाता है। तो अगर वहां पे कोई एसोसिएटेड होगा, इसके साथ काम कर रहा होगा, ओनर है, फार्मर है, कोई भी, तो उसमें कंसंट्रेशन उस एरोसोल में, उस पोरली वेंटिलेटेड एरोसोल में ज्यादा कंसंट्रेशन बैक्टीरिया की हो जाती है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है टू द फार्मर और टू द ह्यूमंस वो ज्यादा बढ़ जाता है। वो पोरली वेंटिलेटेड एरियाज में हो गया। दूसरा ये होता है कि ये मिल्क में भी कभी कभी जो है बैक्टीरिया ये आ जाता है, अगर अडर इन्वॉल्वमेंट होगी या लिफ नोड्स होंगे, एसोसिएटेड लिफ नोड्स अडर के होंगे, तो उसमें ये मिल्क में भी आ सकता है। तो वाइरल बैक्टीरिया जो इसका होता है वो मिल्क में आ जाता है। तो अगर हम उसको बिना बॉयल किए हुए, बिना पास्चराइज किए हुए उस दूध को पिएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वो भी एक रिस्ट्रिक्टर रहता है कि ट्रांसमिशन हो जाता है फ्रॉम एनिमल सोर्सेज टू द ह्यूमंस, जो उसमें हो जाता है। तो ये इन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा इसमें। जी सर। सर, जैसे आज हम वन हेल्थ के अंडर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हो कि जैसे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इन एनिमल्स एंड ह्यूमन, ये कैसे इंटरलिंक्ड है वन हेल्थ के साथ, हम क्यों इनको लिंक कर रहे हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि वन हेल्थ में जो होता है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जहाँ पे हमने ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एनवायरमेंटल है साथ लेके जाना है उनको। अगर हमने जो स्पीसीज है, ऑल द स्पीसीज ऑन द प्लेनेट का अगर हमने वेलबींग देखना है तो इनको साथ लेना है। जो ये ट्यूबरकुलोसिस है, ये जरासीम जो ह्यूमंस में होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है ह्यूमंस में, और सिमिलर बैक्टीरिया जैसे मैंने बताया पहले भी आपको कि कैटल में इन्फेक्शन करता है, माइकोबैक्टीरियम बोविस, तो ये सिमिलर बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो है, अगर हमने ह्यूमंस में रोकनी है डिजीज को ऑन लार्जर पर्सपेक्टिव, तो सबसे पहले जो है हमने काम करना है कि एनिमल्स में भी कंट्रोल करना है। जब तक हम एनिमल्स में ये कंट्रोल ना करेंगे तब तक हम ह्यूमन में ये अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंस जो होती है, जो कोलैबोरेशन होती है, जो ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच जो होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने इसको कंट्रोल करना है, इस डिजीज को वन हेल्थ पर्सपेक्टिव से लेना है, तब जाके ये ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज जो है ओवरऑल कंट्रोल हो सकती है। जी सर। सर, हमने ये जान लिया कि ट्यूबरक्लोसिस है क्या, ये फैल कैसे सकता है, लेकिन सर हमें पता कैसे चलेगा कि उनको क्या साइंस होंगे कि हम ऐसे पहचान सकते हैं कि उनको माइट भी एनिमल को ट्यूबरक्लोसिस हो? देखिए, ये जो पहले मैंने अर्ज किया कि ये एक क्रोनिक डिजीज होती है, ये बड़ी टाइम कभी कभी लगेगा आपको एनिमल हेल्दी है लेकिन उसमें ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ होता है, तो इससे क्रोनिक डिजीज। लेकिन कुछ अर्ली वार्निंग साइंस जो होते हैं वो आ जाते हैं एनिमल में, जिससे आप थोड़ा आपको एक आइडिया हो सकता है कि ये डिजीज शायद इसमें प्रेजेंट होगी। हालांकि उसमें हमने फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है कंफर्मेशन के लिए, लेकिन जो अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं उसमें सबसे पहले होगा कि क्रोनिक कफ, जिसको हम कहते हैं, एनिमल जो होता है क्रोनिक कफिंग उसमें होगी। तो वो यूजुअली अडल्ट्स में क्रोनिक कफिंग होती है। उसके साथ साथ आपको दिखेगा कि एनिमल का खाता ठीक है लेकिन उसमें वेट लॉस हो रहा है या उसमें लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही है, वो चीजें इसमें हो सकती। कभी कभी जो आप देखोगे उसमें लिफ नोड स्वेल होंगे, क्योंकि लिफ नोड इन्वॉल्वमेंट होती है। वो मोस्टली जो लिफ नोड्स चेस्ट के होते हैं, हेड के होते हैं, तो वो जो कहते हैं वो एसोसिएटेड लिफ नोड्स यूजुअली अगर वो स्वेल दिखेंगे आपको कहीं पे, तो वो चांस, या उसमें कभी कभी जो मिल्क प्रोडक्शन एनिमल का होता है उसमें रिएक्शन आ जाती है, उसमें ड्रॉप आ जाता है। तो ये कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जो एनिमल में आपको दिखेंगे। वीकनेस दिखेगी आपको एनिमल में, तो आगे जाके उसका एपेटाइट भी फिर कम हो जाता है जब क्रोनिक फेज में वो चला जाता है। हम एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे सर्विलेंस एंड कलिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, मतलब क्यों ये मतलब इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल है फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज? देखिए, ये जो ये डिजीज है, ये एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे तो उनमें ये ट्रीटेबल नहीं है।
उनको हम एनिमल्स को ट्यूबरकुलोसिस जो बोन ट्यूबरकुलोसिस को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि एक सर्वेलेंस जिसमें हम मॉनिटरिंग टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग करते हैं, वो पहले एनिमल को टेस्ट करना है या मॉनिटरिंग करना है। तो उससे क्या हमें हिडन केसेस जो इसके होंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि एनिमल हेल्दी भी हो सकता है तो हमें उसमें लेकिन इन्फेक्शन हुआ होता है, हमें नहीं पता चलता है। तो सर्वेलेंस से क्या होगा, या जो हम मॉनिटरिंग टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग इसमें करेंगे उससे क्या हमें पता चलेगी, हिडन केसेस हैं वो हमें पता चलेंगे। क्योंकि हिडन केसेस ही वो केसेस होते हैं जो ट्रांसमिट करते रहते हैं इन्फेक्शन को फ्रॉम वन एनिमल टू अदर एनिमल। तो सर्वेलेंस से हमें ये पता चलेगा कि ये हिडन केसेस हमें पता चलेंगे, तो हम उस कंट्रोल मेजर्स जो अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स वो हम अप्लाई कर सकते हैं। हम इस चेन को, ट्रांसमिशन चेन को तभी ब्रेक कर सकते हैं जब हम ये हिडन केसेस देखेंगे, और जो हाई रिस्क एरियाज हैं उनमें फिर हमारा टारगेट रहेगा बेस्ड अपॉन दैट सर्वेलेंस जो हम करेंगे, सर्वेलेंस अप्रोच होगा। और कलिंग जो है इसमें दैट्स अ वायबल ऑप्शन, क्योंकि मैंने बताया आपको ट्रीटमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। तो कलिंग जो ह्यूमन मेथड ऑफ रिमूविंग द एनिमल फ्रॉम द हर्ड, दैट हैज टू बी अडॉप्टेड। वो हम जब इस्तेमाल करेंगे इसमें कलिंग मेथड, ह्यूमनली मेथड, उसको हर्ड से बाहर निकालेंगे उस जानवर को, तो देन ओनली इट्स पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल कि उस डिजीज को हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारा एक मैंडेट रहता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, जो भी एनिमल डिजीज है, ह्यूमन डिजीज। सर लास्ट में आप बस इनको ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशन से कुछ ऐसे बोल सकते हो कि एक मतलब हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए? जहां तक बात होती है एनिमल डिजीजेस की, या कोई भी डिजीज अगर होगी जिसकी जूनोटिक पोटेंशियल जिसका होगा, तो उसके लिए हमने एहतियात बरतना है। एहतियात में यही है कि हमें सेफ एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करने हैं, जैसे बायोसिक्योर मेजर्स जो हमने फार्म पे लेने होते हैं, या खुद जो है जो एनिमल अटेंडेंट होता है या फार्मर, चाहे जो भी क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, चाहे वेटनेरियंस होते हैं, चाहे फार्मर्स होते हैं, या लाइव स्टॉक ओनर्स होते हैं, या स्लॉटर हाउस वर्कर्स होते हैं, अपनी अपनी जगह को सब लोगों को सेफ जो हैंडलिंग प्रोसीजर्स इस्तेमाल करने, जैसे